नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं BPSC 104 जिसका शीर्षक है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। दोस्तों, इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 11 तक पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे इकाई 12 की। इकाई 12 जिसका शीर्षक है जाति और राजनीति। इकाई में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर, बुक नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट PDF फॉर्मेट पे चाहिए या हैंड रिटन चाहिए, उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। जाति और राजनीति। देखिए, जाति क्या है ये भी आप जानते हैं, राजनीति क्या है ये भी आप जानते हैं। इस अध्याय में हम दोनों का मिश्रण को पढ़ेंगे कि राजनीति में जाति का कितना महत्व है, यानी एक जो जाति है वो कितनी भूमिका अदा करती है भारत की राजनीति में। जी हाँ, यहाँ हम लोग भारत की राजनीति के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहला आपका टॉपिक है जाति और राजनीति, इसका क्षेत्र। देखिए, अगर भारतीय राजनीति की बात करें तो भारतीय राजनीति में अगर आप जाति की बात ना करें, धर्म की बात ना करें, भाषा की बात ना करें, तो भैया ये राजनीति जो है ना वो पूरा नहीं हो सकता। आप किसी भी क्षेत्र में जाके देख लीजिए, कोई भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, वहां पर जातीय समीकरण पर ही चुनाव होते हैं। आप बिहार जाइए तो यादव और भूमिहार, उत्तर प्रदेश जाइए तो वहां पर भी कुछ कुछ यादव, भूमिहार, ठीक है। उसके बाद आपका ठाकुर, उसके बाद आप चले जाइए हरियाणा तो वहां भी जाट, गुर्जर। तो जातीय समीकरण पर ही जो है मैक्सिमम चुनाव किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो जातीय आधारित पार्टियां हैं, जो स्पेसिफिक ये कहती है कि हम तो भैया इनके लिए काम करेंगे, हम तो भैया सिर्फ इन्हीं के लिए काम करेंगे। कुछ कुछ पार्टियों का नाम भी जो है जातियों पर आधारित है और वो काम भी वो ऐसा ही करते हैं। तो इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र है कि जाति में, मतलब कि राजनीति में जो जाति वाद होता है वो किन किन क्षेत्र में, किस किस के लिए होता है। आरक्षण के लिए होता है, सार्वजनिक चीज़ों के लिए होता है, सांस्कृतिक मान्यता। ये जाति बोलती है कि हमें हमारे जो पुराने नियम हैं उसको जो है मान्यता दो, हमें आरक्षण दो, हम सबसे पुरानी जाति है, हम सबसे। अभी हमारे झारखंड में जो है वो कुर्मी समुदाय के लोगों का कहना है कि हमें जो है वो ST के अंदर में डालो। हम पहले ST हुआ करते थे, बाद में आज़ादी के बाद जो है वो हमें OBC में डाल दिया गया। यानी जाति आधारित बातें ही होता है और होती भी आई है। उसके बाद क्या है, हमें आत्मसम्मान चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। झारखंड में आदिवासी अपने हक के लिए लड़ रहा है, कुर्मी अपने हक के लिए लड़ रहा है। यानी पूरा का पूरा देखा जाए ना तो इसका क्षेत्र यही सब चीज़ों में बटा हुआ है। किसी को एजुकेशन में आरक्षण चाहिए, किसी को किसी और चीज में आरक्षण चाहिए। यानी हर पार्टी आरक्षण के लिए जो है वो क्या कर रही है, अपने वोटरों को लुभा रही है कि हमें सत्ता में लाओ, हम तुम्हें आरक्षण देंगे, हमें सत्ता में लाओ, हम तुम्हें रिजर्वेशन देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति राजनीति के मुद्दे और उदाहरण। क्या क्या उदाहरण है देख सकते हैं। सबसे पहला है आरक्षण। अब ये आरक्षण क्या है? रिजर्वेशन। मैंने क्या कहा, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने से पहले क्या कहती है, हम OBC को इतना % रिजर्वेशन देंगे, हम SC ST को, दलितों को इतना रिजर्वेशन देंगे, हम रिजर्वेशन को बढ़ाकर और बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, 60% दे देंगे। अभी जो है वो बिहार हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट में क्या किया आपने देखा ना, रद्द कर दिया ना उसको। जो दावा कर रहे थे कि 65% आरक्षण की बात जो बिहार के स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हो जानते होंगे, खारिज कर दिया कि पॉसिबल ही नहीं है भैया, 65% आरक्षण जो है कैसे दोगे आप, इज नॉट पॉसिबल। तो आरक्षण का मुद्दा क्या है, अभी आप उत्तर प्रदेश में मायावती को देख लीजिए ना, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हम दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है। बाम सेफ हो गया। अभी वो जो चंद्रशेखर आजाद जो अभी जीत के आया, भीम आर्मी वाला, वो भी बात करता है किसका, मुस्लिम का और दलितों का। अरे दलितों का तो मतलब कि शोषण हुआ है तो उनका मांग जायज़ है। भविष्य में अगर उनको आगे बढ़ाना है दलितों को तो उनका रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। इस बात से कतई जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जातियों को नज़रअंदाज कर दें। ऐसी बात नहीं है कि जनरल कैटेगरी वाले जो है वो अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसा है। अरे आरक्षण गरीब को दीजिए। जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें पढ़ाई में फैसिलिटी मिलनी चाहिए।
आरक्षण की बात करें तो भारत में SC ST और OBC को आरक्षण प्राप्त है। किसी किसी राज्य में अल्पसंख्यकों को भी जो है आरक्षण देने की बात की जा रही है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए वहां पर क्या बोला जा रहा है कि मराठों को जो है वो आरक्षण दीजिए, हो रहा है ना हर स्टेट में। तो मान लीजिए कि सबको अगर आरक्षण हम दे ही देंगे तो फिर आरक्षण का वैल्यू क्या रह जाएगा? सभी को आरक्षण दे देंगे। OBC को ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, SC ST को मिला हुआ है, और भी OBC समुदाय में, OBC कैटेगरी में और भी जो जातियां हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी आरक्षण। अरे भैया, सबको अगर आरक्षण दे दिया जाए, मान लीजिए सबके घर में फरारी कार अगर सब खरीद ले या ऑडी खरीद ले, तो फिर ऑडी कार की कोई वैल्यू रह जाएगी क्या? वो तो नैनो जैसी हो जाएगी। तो आरक्षण का भी वही चीज है, सबको अगर आरक्षण हम दे देंगे जाति को देखते हुए तो फिर आरक्षण का वैल्यू क्या रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। भारत में आदिवासियों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को और OBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उन्हें भी क्या दिया गया है? BC1 BC2 को आरक्षण दिया गया। किस किस फील्ड में दिया गया है? तो लगभग जो भी आप नौकरी के लिए वैकेंसी वगैरह जो भरते हैं ना, फिल करते हैं, तो उसमें भी आपको जो है एज का छूट मिलता है। यानी जैसे कि आपका SSC MT CHSL हो गया, इसमें 27 साल तक जो है आप क्या कर सकते हैं? 27 साल तक आप भर सकते हैं, नॉर्मली जेंडर कैटेगरी वाले लोग। OBC को 3 साल का छूट अतिरिक्त दिया गया है कि 30 साल तक भर सकते हैं, और SC और ST को 5 साल अतिरिक्त का दिया गया है, यानी वो 32 साल तक भर सकता है। लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को इसमें कोई छूट नहीं दिया गया है, कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। तो ये हो गया वैकेंसी भरने की बात। अब बात करें कोई भी जब नौकरी निकलती है तो जो सीटों का जो बंटवारा होता है तो उसमें भी SC ST OBC को अलग से आरक्षण दिया जाता है। अब बात करते हैं जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं, मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो वहां पर भी जो है आपको आरक्षण दिया गया है, तो आपका कट ऑफ कम होता है। SC ST का अलग हो जाएगा, OBC का अलग हो जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे टॉप क्लास जॉब है जहां पर आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन नॉर्मली जो है वो B ग्रेड तक के जॉब में आपको आरक्षण मिलता है, चाहे वो एजुकेशन हो, कॉलेज में इसकी बात हो, किसी भी चीज की बात हो। चलिए अब अगर आरक्षण की और आगे बात करें तो कालेकर समिति, मंडल समिति, मंडल आयोग, कालेकर आयोग, इन सभी को आरक्षण का श्रेय जाता है। अब देखिए आपके पुस्तक में जो है कुछ डेटा, कुछ आंकड़ा दिया गया है। वो आंकड़ा क्या है? वो आंकड़ा है कि कब किन किन जातियों को जो है वो किस किस वर्ष में जो है वो आरक्षण दिया गया। अगर जनता पार्टी की सरकार की बात करें जो 1977 में आई थी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बख्शी आयोग नाम का एक आयोग का स्थापना किया। इसमें 82 जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में इसकी पहचान की। इनमें से 62 जातियां कोलियों के विभिन्न समूहों से थी, यानी वो एक अलग जाति है, उनको आरक्षण दिया गया। इस आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी ये देख लीजिए। 82 जो पिछड़ी जातियों को अलग किया गया, इन्हें मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज में 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। उसके बाद राज्य की सरकारी नौकरी में भी इनको 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें और नीचे की, तो यहां पर आपको मिलेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आइए उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आरक्षण की बात हो और कर्पूरी ठाकुर जी की बात ना करें तो भैया थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाता है। और बिहार में 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार द्वारा मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात आरक्षण के खिलाफ और इसके पक्ष में और आंदोलन हुए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले ने ही अति पिछड़ी जातियों को OBC कोटे में आरक्षण दिया, यानी अति पिछड़ी जाति को OBC के अंदर में डाल दिया। अभी भी उसकी मांगे चल रही है। मैंने कहा ना, झारखंड में जो कुर्मी समुदाय है OBC का, वो डिमांड कर रहा है कि हम ST थे भैया, हम ST थे। तो देखिए इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला, आरक्षण की बात करें और कर्पूरी ठाकुर की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो अत्यंत पिछड़ी जो जातियां थी ना, उनको OBC में डालने का काम जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के CM थे, तो ऐसा हुआ था 1978 में, जो अत्यंत पिछड़ी जाति के समुदाय के लोग थे उन्हें वो OBC में डाल दिया। चलिए अब बात करेंगे हिंसा के बारे में, यानी जाति आधारित हिंसा। देखिए अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, MP से हैं, राजस्थान से हैं, तो जाति आधारित हिंसा क्या होता है बखूबी जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा यादव, भूमिया, ठाकुर के बीच में दंगे वगैरह होते रहते हैं।
मारकाट वगैरह होते रहते हैं। बिहार की बात करें तो अगर आप बिहार से हैं, मैक्सिमम बच्चे बिहार से ही हैं मेरे, तो जो भी बिहार से है उनको पता होगा कि भूमिहार और यादवों में किस प्रकार का टेंशन तनाव है। कुछ कुछ ठाकुरों में भी तनाव है। अगर आपको पता हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छे से वो ज्ञात हो जाए। लेकिन हमारे झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोई जाति आधारित समीकरण पे चुनाव यहाँ पे होता नहीं है। अगर आप बिहार को देखें तो जहाँ पर यादवों की संख्या अधिक है वहाँ पे यादव को सीट टिकट, जहाँ पे ठाकुर अधिक है वहाँ ठाकुर को टिकट, जहाँ पर भूमिहार अधिक है वहाँ पर भूमिहार को टिकट मिलता है। क्यों? ताकि उसको वोट मिल सके। जाति आधारित हिंसा की बात करें तो हर जाति अपनी भूमिका को और आगे बढ़ाने के लिए, खुद को और अच्छा साबित करने के लिए क्या करता है? दूसरे जातियों से लोहा लेता है, दूसरे जातियों को नीचा दिखाता है, और इसके एवज में क्या होता है? दोनों जातियों के बीच में तनाव होता है। बिहार में कई ऐसे मामले आपको मिल जाएंगे, गूगल करेंगे तो, कि जाति पर कितनी ज़्यादा जाति पर जो है वो बहस हुआ, मारपीट हुआ, यहाँ तक कि मर्डर तक हो गया। जी हाँ, जाति को लेकर क्या हुआ? मर्डर तक हो गया। आप राजस्थान जाएंगे तो वहां पर दलितों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया जाता है। दलितों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता शादी के टाइम पे। अगर कोई दलित लड़का घोड़ी पे चढ़ के शादी करने गया तो उसको बहुत मारा पीटा जाता है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि हर जगह पर ऐसा नहीं है। कुछ कुछ घटनाएं सामने आती है और कुछ कुछ घटनाओं को लेकर पूरे एक समुदाय को दोष देना गलत बात है। लेकिन इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि दलितों के साथ आज भी शोषण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं जहां पर कितने ज्यादा झगड़ा हुआ, दलितों को मारा पीटा गया। दलितों को आज भी मध्य प्रदेश जाएंगे तो दलितों को जो है बड़े जात वाले अपने कुएं से पानी लेने नहीं देते हैं, नल से पानी लेने नहीं देते हैं। ये सच्चाई है। आप जाके YouTube में चेक कर सकते हैं, आप जाके न्यूज़ पेपर का आर्टिकल निकाल सकते हैं। ऐसी घटनाएं घटित हुई है। अभी देखिए आपके बुक में ही जो है आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल मिलेगा। बिहार में कुर्मी और यादव तथा दलितों और दलित और उच्च जातियों जैसे भूमिहार के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर हिंसा होती है। अभी मैंने कहा आपको, देखिए आपके बुक में दिया गया है। ये नेशनल मुद्दा बना। आप देखिए फरवरी में 1980 में आपके बुक में दिया गया है पटना, जिसे कि पिपरा गांव में हुआ था। इस विवाद में दलितों और कुर्मियों के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 2 दलित परिवारों की हत्या कर दी गई तथा उनकी लाशों एवं घरों को जला दिया गया। इस घटना से पूर्व पास ही के गांव में दिसंबर 1989 में 2 कुर्मी जमींदारों की हत्या कर दी गई थी। बिहार में कुछ अन्य उदाहरण भी है जहां दलितों की हत्या जाति हिंसा या जमीन विवाद पर कर दी गई। जैसे 1977 में बेलची हत्याकांड, 1978 में विश्रामपुर कांड, 1986 में जहानाबाद में अरवल कांड शामिल है। आंध्र प्रदेश में भी जातिगत हिंसा में दलित बहुत शिकार हुए। 1968 में कृष्णा जिले में कांची कचरेला गांव, 1985 में करमचेडू गांव तथा 1991 में गुंटूर जिले के सुंदर गांव में उदाहरण शामिल है। करमचेडू घटना के वर्ग के अनुसार दलित समाज का आगे बढ़ना और सत्ता पर भू स्वामियों का कब्जा हो जाना, विशेषकर कामा समुदाय, यानी आंध्र प्रदेश में भी दलितों के साथ जो है क्या हुए? हिंसा वहां पे हुए हैं। तो देखिए ये कोई नई चीज नहीं है, यह शुरू से होती आ रही है और आज भी होती है। हालांकि आज जो है हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, लोगों से मिलना जुलना अधिक हो रहा है, अच्छे अच्छे शहरों में जाके बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अभी थोड़ी सी कमी आई है। और हमें यह प्रयास करना होगा कि जातियों की हम बात ना करें, जातियों पर हम भेदभाव ना करें, क्योंकि हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हम एक ही देश के निवासी हैं, हम सभी भारतीय हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेगा, यादव भूमिहार आपस में लड़ेगा, तो इसका फायदा बाहरी लोग उठाएगा, और हुआ भी है। अब बात करेंगे जातिवादी प्रतीक एवं राजनीति की। देखिए जातिवादी प्रतीक और राजनीति, यानी जो जातियों पर जो दल बनते हैं, पार्टी बनती है, संगठन बनता है, तो लोग अपने अपने जातियों का क्या निकालते हैं भैया? अपने अपने जातियों का वो लोग एक चिन्ह निकालते हैं। मायावती को देखिए, बहुजन समाजवाद, नाम पर ही उनका पहले ही बोल दिया वो कि हम बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी हम दलितों की पार्टी हैं, हम शोषितों की पार्टी है।
पहले उन्होंने ये घोषणा कर दिया। और उनके अगर आप एमएलए को देखें तो अधिकतर वो किनको टिकट देते हैं, जो क्या है, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको जो है, जो हरिजन हैं, उनको वो देते हैं क्या, टिकट। आरक्षण की बात करते हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती इसी मुद्दे को लेकर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे है जाति और चुनावी राजनीति, ये आपका आखिरी टॉपिक है। देखिए चुनाव की बात करें और जाति की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। आप बिहार में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए, राजस्थान में कहीं भी चुनाव होता है तो वहां पर जाति को खुश करना चाहता है। अब मान लीजिए कि बिहार में पटना, अब मान लीजिए बिहार के पटना में जो है यादव बहुत ज्यादा है, तो वहां पे यादव कैंडिडेट को उतारा जाएगा ताकि यादव लोग उसे वोट करें। यानी भाजपा भी किसी यादव को टिकट देगी और आरजेडी तो भैया यादव को टिकट देगी ही। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी यादवों की बात करती है, यादव का हीरो है वो, यानी यादवों का प्राइम मिनिस्टर है अखिलेश यादव। अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है अखिलेश यादव को, बहुत ही अच्छे बोलते हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल तक उत्तर प्रदेश सबसे बड़े स्टेट का, तो उन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया लोकसभा चुनाव में कि देखिए भैया अखिलेश यादव नाम है मेरा पापा का नाम मुलायम सिंह के बेटे हैं। और भाजपा को उत्तर प्रदेश में किसी ने अगर पटका है उठा के तो अखिलेश यादव ने पटका है, और खतरनाक पटका है। किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी कि ऐसा जो है पटका जाएगा। तो चुनाव होते हैं तो जाति को खुश करने का प्रयास होता है, जाति को लुभाने का प्रयास होता है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, ठीक है, हम आपको आरक्षण दे देंगे, आपको सुविधाएं देंगे, फैसिलिटी देंगे। तो ये सभी बातें जो है वो होती रहती है किसमें, चुनाव में, ठीक है। उसके बाद टिकट भी जाति को देखकर दिया जाता है। आई बात समझ में। अब नरेंद्र मोदी देखिएगा हमेशा ओबीसी समुदाय की बात करते हैं और मिडिल क्लास वर्ग की बात करते हैं, क्योंकि वो खुद उस वर्ग से आते हैं। और सबसे अधिक भाजपा ये चाहती है कि मेरा सबसे अधिक जो वोटर है वो कौन है, वो ओबीसी समुदाय है, क्योंकि इस बार दलितों ने, शोषितों ने, वंचितों ने भाजपा को बहुत कम वोट किया, मुसलमानों ने भी भाजपा को बहुत कम वोट किया। तो भाजपा अगर वोट से किसी के आगे बढ़ी तो वह ओबीसी समाज के वोट से आगे बढ़ी। आप चुनावी आंकड़ों को एक बार देख लीजिए। तो ये हो गया चुनाव और राजनीति। देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो ये ध्यान देने वाली बात यह है कि 1950 के बाद बहुत सारे हमारे संविधान के ऐसे एक्सपर्ट थे, चुनाव के ऐसे एक्सपर्ट थे जिन्होंने इसका अध्ययन किया कि क्या भारत में यह संभव है या ये हो रहा है कि जाति पर आधारित चुनाव। तो बाद में जब ये जांच हुआ तो मालूम चला कि हाँ भैया बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और हुआ भी है पास्ट में। चलिए तो इसी के साथ जो है ना आपका ये हो गया ख़त्म यूनिट 12। अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 13 करेंगे और एग्ज़ाम आपका 29 को है। तो कल जो है 28 है और कल कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करवा दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।